हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुँचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर ग्लो। एंड करियर ग्लो तो आपकी हमेशा से हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। सबसे पहली चीज़ ना, हम लोग जो हैं, आपको पता है हम बीएड के लिए पढ़ रहे थे और इसमें आपकी डीएलएड की भी तैयारी हो जाएगी, सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी और साथ में किस चीज़ की और तैयारी हो जाएगी, जैसे जो आपका फाउंडेशन है ना वो एकदम से प्रिपेयर हो जाएगा। और सीटेट के लिए ये वाला जो टॉपिक है वो तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझेंगे, ठीक है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे थे हम लोग, बीएड का जो फर्स्ट ईयर है वो पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हम लोगों ने, पहली बात तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, ये हमारा टॉपिक का नाम था। यूनिट जो है 1 है, इसका ए पार्ट आ चुका है ऑलरेडी, ये सेकंड पार्ट है। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस में हमने पढ़ा कि कैसे बच्चों का डेवलपमेंट होता है अलग अलग स्टेजेस में, जिसमें हमने ग्रोथ समझा कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट समझा डेवलपमेंट क्या होता है, उसके सारे प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। तो अब जो हमको पढ़ना है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। हिंदी में कहे तो संज्ञान, यानी कि आपके दिमाग का विकास कैसे होता है। और सेकेंडली एक हम कोलबर्ग पढ़ेंगे, उनका मॉरल डेवलपमेंट जो नैतिकता का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। और एरिक एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन पढ़ेंगे। लेकिन एरिक एरिक्सन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, अगर आप चाहो तो साइकोलॉजी वाली क्लास के अंदर देख सकते हो, जिसमें साइकोलॉजी का सीरीज पूरा बनाया हुआ है। चाहो तो उसमें भी देख सकते हो और ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। दोनों में कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से सेम रहेगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके दिमाग का विकास कैसे हो रहा है, आपकी कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी कि बच्चों का दिमाग धीरे धीरे कैसे विकसित होता है। देखो, सबसे पहली चीज, रीड रिप्रेस भी पीआरटी में अगर आप लोग नहीं भी देने वाले हो तो भी आगे ध्यान रखो कि आप कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें ये वाला क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि जब बच्चा बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो कौन सी 2 इंद्रियां होती हैं या कौन सी 2 सेंसेस होती है बच्चे की, जो जन्म से ही शुरू हो जाती हैं काम करना। तो पहली इंद्री जिसको हम कहते हैं सेंस, वो होती है आपकी सुनने की सेंस, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो वाला, जिसमें वो अभिमन्यु जो है वो माँ के गर्भ में ही उसको पता चल जाता है कि किस तरीके से चक्रव्यूह के अंदर घुसना है। तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो माँ के गर्भ से पहले भी सारी चीजें सुन रहा है, ठीक है। तो सेंस पहले भी एक्टिव होता है, प्री नेटल में भी एक्टिव होता है। और जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, जब पहले दिन का होता है, पहले घंटे में जब वो बाहर आता है, जब भी वो बाहर आता है, उसका सुनने का सेंस तो हमेशा से काम करता है, यदि कोई डिफॉर्मिटी नहीं है तो ये काम करेगा, उसका सुनने का सेंस काम करेगा। फिर धीरे धीरे, क्योंकि माँ के गर्भ में एक डार्क वो होता है, एक पूरा डार्क एनवायरनमेंट होता है, तो वो यहाँ पर जब आता है तो लाइट देखता है, पहली बार लाइट देखता है। तो धीरे धीरे उसका जो आंखों का सेंस होता है वो भी काम करना शुरू कर देता है, पर पहले बहुत कम काम करता है, धीरे धीरे ज्यादा अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे फिर बच्चे के दिमाग का विकास होता है, समझने लगता है, उसके अंदर इमोशंस आने लगते हैं, वो समझने लगता है, क्या क्या समझने लगता है कि ये मेरी मम्मी की आवाज है, ये सेपरेशन वगैरह के बारे में, कई सारे इमोशंस के बारे में। धीरे धीरे हम जो उनको कहते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी शब्द जो हम उनको कहते हैं, उनको धीरे धीरे वो भी अपने दिमाग में बैठाने लगते हैं। दिस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हमारे संज्ञान या हमारे दिमाग का विकास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारे दिमाग का विकास होता है और हम आगे चलते जाते हैं, हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें डालते जाते हैं। दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञान का विकास, यानी कि आपके दिमाग का विकास कैसे होता है। ये है पियाजे, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, आप स्विस को तो स्विस ही लिखेंगे हिंदी में, बट ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक है। और दूसरा चीज, साइकोलॉजिस्ट को मनोवैज्ञानिक ही कहते हैं ना, हाँ, तो मनोवैज्ञानिक है, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, जेनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ये सब कुछ ना इसी बुक के अंदर लिखा है, लेकिन ये बुक तभी इंपॉर्टेंट है जब आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड की भी कर रहे हो तो भी ये बुक इंपॉर्टेंट है, सीटेट की कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, चीजें चेंज नहीं होने वाली बिल्कुल भी। तो यहाँ पे लिखा है क्या, इसी से अगर आप लोग इसी से तैयारी कर रहे हो, लक्ष्मी पब्लिकेशन से तैयारी कर रहे हो, तो आप ये यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हो।
तो यहाँ पे लिखा है, एक तो ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है, जनेवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्होंने बात करी है बच्चों के परसेप्शन और थॉट्स चेंजेस पे। देखो सिंपल सी बात है, जो हम पहले सोचते थे, ठीक है, कि हम बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनेंगे, ठीक है, हम बड़े होकर जो है वो डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े होकर जो है लॉयर बनेंगे, और हम बड़े होकर जो है टीचर बनेंगे। कितने लोगों के एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट और ये वाले सपने पूरे होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जो चीज़ देख लेता है उसको लगता है कि चलो ठीक है ये बन सकता है। बहुत सारे बच्चे बन भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये सपना सपना कह लो या एक तरीके से कह लो कि ये चीज़ टूट जाती है कि नहीं अब ये नहीं बनना। मतलब उनका ऐसा समझ लो कि वो बोर हो जाते हैं इस चीज़ से, या फिर उनको समझ नहीं आता कि ये करना है नहीं करना, या फिर कोई पुलिस बनना चाहता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कुछ और किसी और चीज़ में वो अच्छा हुआ है। सो बच्चों का जो थॉट है ना वो चेंज होता रहता है समय के साथ। जैसे बचपन में जैसे मान लो कोई बच्चा कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझ आने लगी वो अपनी लाइफ में एक फैशन डिजाइनर बन गया। तो कहाँ वो एक डॉक्टर बन रहा था और कहाँ वो एक फैशन डिजाइनर या फिर एक इंटीरियर डिजाइनर बन गया या फिर एक टीचर बन गया। सो बेसिकली आपके जो परसेप्शंस होते हैं, जो आपने सोचा हुआ है, आपकी जो आपने जो परसीव किया है, परसेप्शन को हिंदी में प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो जो आपने परसीव किया है अपनी सेंसेस से, जो सीखा है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जो हमारे थॉट्स हैं वो हमेशा से एक जैसे नहीं रहते। आज से पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी मैट्रिक कॉलेज से, तो जो मेरे थॉट्स थे और आज जो मेरे थॉट्स है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मतलब इतना भी फ़र्क नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो थॉट्स हैं वो चेंजेस होते हैं। बच्चों का भी यही चीज़ है कि वो बचपन में जिन चीज़ को परसीव करते हैं, जो चीज़ समझते हैं, जो उनके विचार होते हैं, उनमें हमेशा बदलाव आते हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे बच्चा जब 2 साल का होगा, जो भी वो सोचता होगा उसमें, और जब वो 4 साल का होगा उसमें, जब वो 10 साल का होगा उसमें, जब वो 15 साल का होगा, 18 का होगा, 20 का होगा, 30 का होगा, उसके विचारों में बदलाव आएगा। ठीक है, कुछ कुछ मतलब हद तक उसके थॉट्स में चेंजेस आते हैं। तो ये लिखा है, और यही चीज़ की बात जो ये प्याजे हैं वो इसी चीज़ की बात करते हैं कि बच्चों की प्रत्यक्षीकरण, जो उन्होंने परसीव किया है पूरे इन्वायरमेंट से, जो उनके परसेप्शंस है, जो उनके थॉट हैं, जो उनके विचार हैं, उनमें चेंजेस आते हैं जैसे जैसे वो स्टेजेस में जाते हैं। स्टेजेस का मतलब यहाँ पर मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टेजेस का मतलब ये होता है कि बच्चा जब 2 साल का है तब कैसा होगा वो, जब बच्चा 7 साल का है तब कैसा होगा, जब बच्चा 15 साल का है या 11 साल का है तब कैसा होगा। तो उसके विचारों में बदलाव आते जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे विचारों में जो बदलाव है वो किन वजह से हो रहे हैं, और हमारे जो दिमाग है, हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो सोचना है वो कैसे बनता है, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से बनता है। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि हमको जिस इन्वायरमेंट में रखा गया है, हमको जो पर्यावरण दिया हुआ है, जिसमें मान लीजिए बहुत सारे संसाधन है हमारे पास कॉपी है, पेंसिल है, जो टीचर से पढ़ना चाहते हो वो है, आपके पास पैसा है, इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिला है, शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट है जिसमें कोई ऐसे बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं है, कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ नहीं है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिला है। और आपके आसपास के जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करने को हमेशा रेडी हो जाते हैं। आप जो प्रश्न पूछते हैं उसका सवाल आपको मिल जाता, ओ सॉरी, जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो इन्वायरमेंट है, यानी कि आपको पर्यावरण इतना अच्छा मिला हुआ है। और दूसरा आपके मेंटल ऑपरेशंस, जिसमें आपकी थिंकिंग कैसी है, ठीक है, आपका विचार कैसा है, आपका सोचना कैसा है, आपके अंदर तर्क शक्ति कितनी है, आप रीजनिंग कितनी अच्छे से दे पाते हो, आप कैसा परसीव कर पाते हो, आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, ये सब कुछ मिला जुला करके बनता है हमारा दिमाग। तो कैसे कैसे हमारा दिमाग बन रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस है तो आपके दिमाग में भी फिर उथल पुथल हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, और आपके सोचने में भी बाधाएं आ सकती हैं। आप कोई चीज़ अच्छे से नहीं सोच पाओगे, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, फिर आप अजीब तरीके के तर्क दोगे, रीजनिंग आप अच्छी नहीं दोगे, आप गलत परसीव कर लोगे, प्रत्यक्षीकरण गलत बना लोगे चीज़ों के बारे में, या फिर हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाओ। सो बेसिकली मेरे ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि जो प्याजे हैं, पहली बात तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। दैट मीन्स हमारे दिमाग का, हमारे ज्ञान का विकास कैसे होता है, हमारे संज्ञान का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक या हमारे संज्ञान का विकास कैसे होगा, हमारे दिमाग का विकास कैसे होगा, इस बारे में बात करते हैं। और वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, जनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि बच्चों के जो विचार होते हैं वो हमेशा जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वो थोड़े बहुत उस पर चेंजेस आते जाते हैं, उनके सोचने समझने में चेंजेस आते जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जो 2 साल का बच्चा है, जो 2 ईयर का बच्चा है, अगर उसकी मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, जो एग्जाम्पल बुक में लिखा है, जो एग्जाम्पल आपको बाकी सब जगह पे बुक्स में मिलेगा, मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ। 2 साल का जो बच्चा है ना वो थोड़ा ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, ये हमें प्याजे के बाकी स्टेजेस में पता चलेगा। ईगो सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश है, लेकिन वो किसी और के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाता, किसी और के बात को समझ नहीं पाता। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा जो है वो
उसको कुछ समझ नहीं आता, उसकी मम्मी के सर में दर्द हो रहा है इस समय, ठीक है, उसकी मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तब भी वो मम्मी के पास जाना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि उनके सर में दर्द है, वो आराम चाहती हैं। जी, ये वाला ही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखा है। लेकिन अगर यही बच्चा तब 10 साल का होगा या फिर ये बच्चा 7 साल का होगा और अगर उसको समझा दिया जाए कि मम्मी के आज सर में दर्द है, तो आप जो है आज अभी थोड़ी देर के लिए आप अलग किसी और के साथ खेल लो या फिर आप कुछ कार्टून देख लो या फिर आप कुछ ड्राइंग कर लो या कुछ आप कर लो, तो वो बच्चा समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके थॉट्स में चेंजेस आए हैं, उसके विचारों में चेंजेस आए हैं। तो यही ओपनिंग लाइन है जो आप लिखोगे केस विद साइकोलॉजिस्ट, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे पियाजे के बारे में, फिर बताओगे। फिर एक चीज़ और है कि पियाजे ने ना सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अपने तीनों बच्चों पे किया था। उनके 3 बच्चे थे, उस पे ऐसा बुक में लिखा है, उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने उन पे एक्सपेरिमेंट किया था कि वो कब कैसे-कैसे सोचते हैं, कब किस उम्र में उन्होंने कैसे-कैसे सोचा, और उसके बाद फिर उन्होंने नंबरलेस एक्सपेरिमेंट्स करे। उसके बाद उन्होंने फिर एक प्रॉपर ये स्टेजेस हमको बना करके दी। तो ये साइंटिफिकली मतलब उन्होंने काम किया, रिसर्च वगैरह करके सारा कुछ किया। सो बेसिकली हमारा जो ज्ञान है वो कैसे बनता है, हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण से बनता है, जिसमें हमारे लोग हमें मिलते हैं, वो हमारे अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। एक इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा हमारा मेंटल ऑपरेशंस यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ हमारे दिमाग में चलता है। इनकी थ्योरी को डेवलपिंग यानी कि विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, क्योंकि पियाजे की स्टेजेस है जो कि आपने क्वेश्चन आंसर के अंदर लिखनी है, इनकी स्टेजेस है, इसको अवस्था सिद्धांत या फिर इसको स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 4 स्टेजेस हैं। एक स्टेज में बच्चा 2 साल तक का, एक 0 से लेकर के 2 साल तक का होता है। एक स्टेज में वो 2 से 7 का होता है। उसके अंदर उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो बताई हुई हैं। जब वो 7 से 11 तक का होता है, उस बीच उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो बताई हैं। जब वो 11 से 15 या 15 के बियॉन्ड होता है तो उसकी विशेषताएं बताई हुई हैं। इसलिए इसको स्टेज थ्योरी कहा जाता है। ये बच्चा स्टेजेस में बटा हुआ है। पहले ये स्टेज आएगी, उसी के बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, ऐसे करके उन्होंने बांटा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए इसको स्टेज थ्योरी भी कहते हैं या फिर इसको अवस्था सिद्धांत का नाम भी दिया जाता है। अब आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पर ना एक वर्ड आया है जो कि सीटेट के हिसाब से, पीआरटी के हिसाब से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा अब तक तो आप लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, अगर जिन्होंने पहले ही पढ़ लिया होगा। ये बस आप रिविजन पर्पस के लिए देख सकते हो, जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है। तो सबसे पहली चीज स्कीमा क्या है, तो देखो स्कीमा का मतलब होता है आपके दिमाग में, ये स्कीमा जो है ये कोई ऑर्गन नहीं है, पहली बात, ठीक है, ये कोई ऑर्गन नहीं है। स्कीमा जो है ना वो एक ऐसी चीज है जिसको हम कह रहे हैं जहां पर आपका सारा ज्ञान का भंडार आपके दिमाग के अंदर है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ये कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है, कोई साइंटिफिक में कोई ऑर्गन नहीं है जिसको निकाल के ट्रीट किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप समझ लो कि ये एक तरीके से आपके दिमाग के अंदर ऐसी चीज है जिसके अंदर आपका सारा ज्ञान जो है, सारा भंडार जो है वो स्टोर है, ठीक है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे मान लीजिए एक जगह है, दिल्ली में कोई एक जगह ले लीजिए, वहां से मुझे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है। मान लीजिए मुझे दिल्ली से यूपी जाना है, मान लीजिए मुझे दिल्ली से हरियाणा जाना है। तो मेरे पास दिमाग में ना कुछ एक जगह पे इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि मैं कहाँ से बस लूँ। मुझे गुड़गांव से बस मिल जाएगी हरियाणा के लिए, ठीक है। मुझे या तो और कहाँ से मिल सकती है, सराय काले खां है वहां से मिल सकती है। मतलब आप एक चीज समझ लो कि मुझे एक पर्टिकुलर स्थान से एक पर्टिकुलर स्थान जाना है, मुझे अपने घर से मार्केट जाना है, तो उसकी नॉलेज भी मेरे दिमाग के अंदर होगी, ठीक है। मुझे एग्जाम में क्या क्या चीजें लिखकर आनी है उसकी नॉलेज भी मेरे दिमाग में होगी। तो आपके दिमाग में जो संपूर्ण तरह की नॉलेज होती है उसको हम स्कीमा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपके ज्ञान का भंडार। और उस ज्ञान के भंडार में सब कुछ हो सकता है। उस ज्ञान के भंडार में ये भी होगा कि ये कौन से कलर का कप है। उस ज्ञान के भंडार में ये भी होगा कि मोबाइल फोन किसे कहते हैं। मतलब हर वो चीज जो आप जानते हो वो आपके स्कीमा के अंदर होती है। और आप इसे कैटेगरी में भी बांट सकते हो। पढ़ाई की चीज, ठीक है, एंटरटेनमेंट की चीज भी आपके दिमाग में होगी, वो भी ज्ञान का भंडारी, उसको भी हम ज्ञान ही मानेंगे, ठीक है। इस मूवी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस मूवी से आपको क्या मिला, वो सब कुछ आपके ज्ञान के भंडार के अंदर होता है। तो दिस इज स्कीमा। ये कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं है, पहली बात, कि आप इसको निकाल के ट्रीट कर सकते हो। जैसे हमारा ब्रेन होता है, बिल्कुल अखरोट जैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ऐसे करके हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे ऐसे करके दिखाई देता है, ब्राउन कलर का पार्ट सा होता है, ठीक है। तो एप्रिकॉट जिसको कहते हैं हम, वैसा वैसा कुछ तरह का होता है। आप इसको निकाल के ट्रीट कर सकते हो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो। लेकिन स्कीमा कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं है। बस स्कीमा वो एक चीज होती है जिसमें आपका पूरा ज्ञान का भंडार होता है, जिसमें आपकी नॉलेज भरी हुई होती है, उसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। स्कीमा आपका बनता कैसे है,
आपका दिमाग के अंदर जो चीज़ें, आपके जो विचार है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, या फिर ये सब नहीं करना है, चोरी करनी है, डाका डालना है, या जो भी चीज़ें, ये भी अगर आपके दिमाग के अंदर है एक जगह पे, या फिर आपके दिमाग में ये है कि झूठ जो है नहीं बोलना है, ये अगर आपके दिमाग में है, तो ये भी नॉलेज ही है आपकी, ये भी आपके दिमाग के विचार ही हैं, जो आपको कहाँ से मिले हैं, या तो आपको एनवायरनमेंट से मिले हों, जो एनवायरनमेंट में शायद आपने देखा ही ऐसा हो कि अच्छा चोरी करते हैं, चोरी की जा सकती है, हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हो, आपकी नहीं, मतलब कोई बच्चा जो ये कर रहा है, हो सकता है उसके एनवायरनमेंट में, हो सकता है उसने देखा हो कि यार ये मेहनत से ज़्यादा आसान चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि आपके दिमाग का भंडार कैसे बनेगा, आपके एनवायरनमेंट से, जो कुछ भी आपने अपने एनवायरनमेंट में सीखा है, अच्छी बातें सीखी हैं तो आप भी अच्छी बातें सीखोगे, बेकार चीज़ें देखी हैं तो हो सकता है आप भी वैसी बन जाओगे। और आपकी इनहेरिटेड कैपेसिटी, इनहेरिटेड का मतलब है जो आपको अपने मम्मी पापा से मिला है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि दोनों बातें हैं, ऐसा कहा जाता है कि जितने इंटेलिजेंट या जितना दिमाग वाले हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमें भी उसी तरीके का दिमाग मिलता है, हमारे भी कुछ विचार वैसे होते हैं, हम भी उतने तक इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे बहुत अच्छी पोजीशंस पर होते हैं। तो फिर तो ये इन्वायरमेंट का खेल है, ठीक है, हम दो ही चीज़ों से मिलकर बने हैं, या फिर इन्वायरमेंट एक हमें, मतलब दो ही चीज़ों से, मतलब कि हम जो बने हैं, एक तो हमें इनहेरिटेड चीज़ें मिली हैं, अपने मम्मी पापा से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, दूसरा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अगर अच्छा है बच्चे का तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा। सो बेसिकली हमारा जो दिमाग है वो किससे चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हमारे मम्मी पापा का जैसा दिमाग है उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, पहली वो चीज़ है। दूसरा, हमको जैसा इन्वायरमेंट मिला है, इन्वायरमेंट में अच्छे रिसोर्सेज, संसाधन मिले हैं तो हम बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन से हम कुछ सब, जिसको जो चाहिए सूचना या जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको मिल रही है, तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, कोई उसमें स्ट्रेस वाला नहीं है, तो आप और अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीख पाओगे। तो दोनों ही सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब एक व्यक्ति के विकास के लिए, एक बच्चे के, एक इंसान के विकास के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मम्मी पापा से मिला है वो भी, वो तो है ही, वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपके साथ हमेशा रहेगा। और दूसरा जो आपने इन्वायरमेंट से सीखा है, जो अपने पर्यावरण से सीखा है, अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने घर वालों, अपनी दीदी मम्मी पापा जो भी हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी सीखा है, उसका भी हम आउटपुट होते हैं। सो बेसिकली वी आर द आउटपुट ऑफ इनहेरिटेड कैपेसिटीज, यानी कि जो हमारे हमने जो अपने मम्मी पापा से ट्रेट्स लिए हैं उनके, उनसे, और जो हमको पर्यावरण मिला है, जो इन्वायरमेंट मिला है, उनसे मिलकर के हम लोग बनते हैं। उसी का मिला जुला रूप हम हैं, जो हम समाज को दिखाते हैं। ठीक है, अच्छी मैनर्स हैं तो अच्छी चीज़ दिखाएंगे, इस तरीके से काम चलता है। तो बेसिकली अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम समझेंगे इसको कि प्याजे जो है वो कहते हैं कि हाउ दे थिंक इंस्टेड ऑफ व्हाट दे थिंक। हमें ये नहीं देखना कि वो कैसे सोचते हैं, इंसान जो है, प्याजे कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना कि इंसान कैसे सोचते हैं, हमें ये देखना कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका दिमाग कैसे चल रहा है। आज से 10 साल पहले आप जो सोचते थे, क्या आज से 20 साल बाद आप वैसे ही सोचते होंगे क्या, ये उसमें थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे, क्या चीज़ें हैं। हालांकि ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, ठीक है। दूसरा, अब हम इन स्टेजेस पे चलते हैं, ये स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से पढ़ के हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्टेज 1, देन नेक्स्ट स्टेज। अब आप इसको समझो। ऐसा कहा गया है कि प्याजे कहते हैं कि पहले एक स्टेज का काम पूरा होता है, तभी आप उन्हीं ट्रेट्स के साथ, उन्हीं गुणों के साथ दूसरी स्टेज में एंटर करोगे। और ये सब कुछ ना एक क्रम में चलता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा अगर चलना सीखना चाहता है तो उससे पहले उसको खड़ा होना आना चाहिए, राइट। और अगर खड़ा होना है तो उससे पहले उसको बैलेंसिंग करना आना चाहिए, उसको बैठना आना चाहिए। और अगर बैठना है तो उससे पहले उसको रेंगना आना चाहिए, और रेंगने से भी पहले उसको अपना गर्दन यानी कि नेक संभालना आना चाहिए। सो बेसिकली सबसे पहले जब बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें करता है, रोता है, इधर उधर हाथ पैर पटकता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। धीरे धीरे वो खुद उठने की कोशिश करता है, तो अपनी सबसे पहले गर्दन संभालता है, ये नहीं कि लटकी हुई हो गर्दन, ठीक है, इसको पहले संभालेगा, इसको पहले स्टिल रखेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को उठाना सीखेगा, अपने आप को पहले बैठाना सीखेगा, ठीक है। तो आपने नेक संभाल ली बच्चे ने पहली बार, उसके बाद वो बैठने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की कोशिश करेगा कि मैं इसको ले आता हूँ, इस चीज़ को ग्रैस्प कर लेता हूँ, इसको छू लेता हूँ। उसके बाद वो रेंगना शुरू कर देगा। उसके बाद वो रेंगना शुरू करने के बाद वो कोशिश करेगा कि मैं खड़े होने की कोशिश करूँ। रेंगते रेंगते वो किसी चीज़ के सपोर्ट से खड़े होने की कोशिश करेगा। खड़े होने के बाद वो बैलेंसिंग करने की कोशिश करेगा, चलेगा।
और वॉक करना शुरू करेगा। वॉक के बाद फिर वो बाकी तमाम चीज़ें करेगा, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, उछल कूद करना, जंपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें करेगा। तो ये सब कुछ एक क्रम में चलता है, जो कि हमें पियाजे ने भी बताया है और जो कि एक तरीके से हमारा ग्रोइंग प्रोसेस भी है, ठीक है। यही इसी से हमारी वृद्धि भी होती है। सो सबसे पहले बच्चा पहले स्टेज 1 में जाएगा, जिसमें वो काफ़ी छोटा होगा, खड़े होने मतलब चलने से पहले वो वॉक करना सीखेगा, सॉरी चलने से पहले वो स्टैंड करना सीखेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर आ जाओ यहाँ पर पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि पियाजे का जो कॉन्सेप्ट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें कुछ चीज़ें हैं कि हम किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो हमने पढ़ लिया है हेरिडिटी प्लस जो इन्वायरमेंट है उससे मिलकर बने हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्या है ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन? हिंदी में इसको बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को कहते हैं हम लोग हिंदी में जैविकीय परिपक्वता। सबसे पहले हमारी बायोलॉजी यानी कि हमारा ऑर्गन्स, हम खुद मैच्योर होने चाहिए, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। बच्चा जब तक उसकी हड्डियां, उसमें वो मजबूती नहीं आएगी, वो लचक नहीं आएगी, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो चल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर की जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से बन जाए, और आप खुद भी आपके अंदर कुछ चीज़ को ग्रास्प करने की पावर हो। मतलब आप थोड़े से आपके अंदर थोड़ी सी पावर आनी चाहिए, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जैविकीय परिपक्वता। यानी कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपका जो पूरा होल बॉडी है, वो एक तरीके से क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी आप बाकी चीजें कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम मिलके बने हैं। मैं अपने हाथ पैर जो हिला पा रही हूँ, ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से हिला पा रही हूँ, तभी वो बाकी चीजें कर पाएगा। एक्सपीरियंस विद फिजिकल एनवायरनमेंट, और हम कैसे बने होते हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने भौतिक एनवायरनमेंट के साथ जो हमको जो अनुभव मिलता है, उससे हम बने होते हैं। प्लस जो हमारा सामाजिक एनवायरनमेंट है, उससे एक्सपीरियंस लेकर हम बने होते हैं। तो एक्सपीरियंस विद फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारा भौतिक एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, उसका हमको एक्सपोजर या उसका हमको अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा, समाज में कैसे तरह के लोग हैं, उनसे भी हमको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा, और इन तीनों चीजों की अंतक्रिया से एक ह्यूमन बन जाएगा, एक इंसान बनेगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जरूरी है, उसका पूरा होल बॉडी का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, उसका ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हो, हाथ पैर सारी चीजें, पहले उसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए। फिर जब उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, दिमागी रूप से वो विकसित हो जाएगा, तो वो फिर अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने भौतिक एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर वो बाकी सामाजिक लोगों के साथ, मतलब बाकी समाज के लोगों के साथ जुड़ेगा, और उसको समाज से काफी कुछ चीजें मिलेंगी। ऐसे करके एक पूरा ह्यूमन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, और ऐसे इसी समय में उसके दिमाग का जो विकास हो रहा है, उसके अंदर स्कीमा डेवलप होने लगेंगे। क्या डेवलप होने लगेंगे? स्कीमा। स्कीमा को हिंदी में भी स्कीमा ही कहते हैं, ठीक है। स्कीमा को हिंदी में भी अध स की माँ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हाफ मतलब आधा स लिखेंगे, की और माँ लिखेंगे, तो स्कीमा ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें तरह तरह की नॉलेज होगी, जो आपको अलग अलग जगह से मिली है, हर जगह की नॉलेज होगी स्कीमा के अंदर, ठीक है। दूसरा चीज, अब आ जाओ यहाँ पर, एक चीज मुझे आपको समझानी थी इधर। सबसे पहली चीज ना, क्या होता है, इंसान जो होता है वो दो तरीके से अपने दिमाग का विकास करता है, दो तरीके से हमारे दिमाग में चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है अडेप्टेशन। क्या होता है? अडेप्टेशन। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अडेप्टेशन में दो चीजें होंगी, एक एसिमिलेशन होता है, एक अकोमोडेशन होता है। इसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब इसके कोई ग्रुप नहीं है। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, जो भी आपके दिमाग में चीजें हैं, आप उसको एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखो, इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहता है। DSSPRT ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनीकरण, या संगठन को हम क्या कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, वो आपको एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके आपने रखी हुई है अपने स्कीमा के अंदर। तो स्कीमा में आप अपनी जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हो, ताकि जब भी जरूरत हो किसी चीज की, तो आप वो चीज कर लो, ठीक है। या फिर जब भी आपको कोई जवाब देने की जरूरत पड़े, तो वो आपको नॉलेज भी वहां से मिल जाएगी। तो आपके स्कीमा के अंदर जो भी इतनी सारी नॉलेज है, आप उसको संगठित करके रखते हो, यानी कि ये इस चीज की नॉलेज है, इस चीज की नॉलेज आपके दिमाग में वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कैसे हम अपनी नॉलेज को अपने दिमाग में संगठित करके रखते हैं, अच्छे से कैटेगराइजेशन करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब ये है सामंजस्यकरण, यानी कि हम लोग इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट हो जाना, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उसको अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ना अब कुछ चीजें हैं, एग्जाम्पल के थ्रू तभी समझ पाएंगे हम। बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आता है सबसे पहले इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं संतुलिनीकरण, ठीक है।
प्रोग्रेसिव सेल्फ रिक्रूटिंग ये मैं आपको बताऊंगी, बुक में लिखा हुआ है। एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन ये मैं आपको बताऊंगी, ये भी बुक में लिखा हुआ है। अब देखो, सबसे पहली चीज है हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन बनाएंगे कैसे, कि ये जो पर्टिकुलर जीव है, जैसे मान लो यार ये तो इसको रैबिट ही बना लें क्या, जैसे मान लो ये डॉगी है, ठीक है, इसको ऐसे डॉगी बना लेते हैं, ये इसकी पूंछ है, ऐसा बना लो, ठीक है। अब मान लो ये डॉग है, ठीक है, ये डॉग है, ये मैंने अपने पर्यावरण में देखा। सबसे पहले मेरा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कंप्लीट हुआ, यानी कि मेरे बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह बन गए, मुझे बैलेंस वगैरह आ गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बॉडी की ठीक ठाक डेवलप हो रही हैं। मतलब जैसे मैं अगर मतलब आप 2 साल के हो तो भी आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हो गया, 3 साल के हो तो भी धीरे धीरे आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन चल रहा है, साथ में आप मैच्योर हो रहे हो धीरे धीरे। फिर मैंने देखा अपना फिजिकल एनवायरनमेंट। मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट में मैंने अपने गार्डन में देखा कि मुझे एक डॉग दिखाई दिया, या फिर मान लो मैं पार्क गई, मैं एज अ बच्चा पार्क गई और मुझे वहां पे एक डॉग दिखाई दिया, ठीक है। तो मैंने इन्वायरमेंट में एक डॉग देखा, पहली बार एक जानवर देखा, और उसका इंफॉर्मेशन अब मुझे ऑर्गेनाइज करके अपने स्कीमा में डालना है। मतलब मेरा जो स्कीमा है, जो हमने पढ़ा था, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्कीमा में होती है, तो आपने जो स्कीमा, आपके जो दिमाग में स्कीमा है, अब उसमें मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन डालनी है कि ये जो पर्टिकुलर चीज दिख रही है मुझे, ये जो जीव दिख रहा है, ये डॉग है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उसको अपने दिमाग में एसिमुलेट करूंगी। एंड एसिमुलेशन का मतलब होता है जो भी आपने अपने आसपास देखा है, आप उसको अपने दिमाग में डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो मेरे पास स्कीमा जो था, अभी तक का जो स्कीमा था, वो मेरे पास डॉग का नहीं था। मैंने आज से पहले ये वाला जानवर नहीं देखा है, लेकिन जब मैंने इसको पहली बार देखा तो अब मुझे अपने दिमाग में चीज इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैं क्या करूंगी, अपने स्कीमा में, जो कि कोई इंटरनल चीज नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने दिमाग में इस चीज को लाने के लिए मैं इसको ऐड कर लूंगी कि अच्छा ऐसा चीज मुझे कभी भी दिखाई देगा तो ये डॉग है। मैंने इसको एसिमुलेट कर लिया, ठीक है। इससे क्या होता है, इसी एसिमुलेशन से क्रिएट होता है इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रिएशन। इसको मतलब है संतुलिनीकरण। संतुलीकरण का मतलब है कि अगली बार भी मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा और मैं कहूंगी, मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी, अरे ये तो डॉग है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम हो गया है। वो सब मतलब वो इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब अभी मैं संतुष्ट हूँ, एक तरीके से संतुलन में चल रही हैं चीजें, क्योंकि मैंने जो देखा था मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और मैंने कह दिया कि अरे ये तो डॉग ही है, ये इक्विलिब्रिएशन हो गया। लेकिन एक बार क्या हुआ, अब एक नई सिचुएशन आती है। एक न्यू सिचुएशन में मैंने क्या देखा, मैंने ना एक कैट को देख लिया, या फिर मान लो मैंने एक रैट को देख लिया, या फिर मान लो मैंने फॉक्स को देख लिया, चलो, क्योंकि फॉक्स भी इसी के जैसी होते, डॉग के जैसी होती कुछ कुछ। मान लो मैंने फॉक्स को देखा और मैंने बोला कि अरे ये तो डॉगी है। अब मैंने डॉगी बोला, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मेरे पापा ने मुझे बताया कि नहीं बेटा, ये डॉग नहीं है, ये लोमड़ी है, ये फॉक्स है। तो मेरे लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई, और उसके बाद मेरे दिमाग में हो गया डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है असंतुलनीकरण। असंतुलन इसलिए हो गया क्योंकि उससे पहले जो मैंने फर वाला मतलब ऐसे बालों वाला जो जानवर देखा था, जो जीव देखा था, वो तो डॉग था। इक्विलिब्रियम था, मेरे दिमाग में संतुलनीकरण था कि अगली बार मैं जब भी देख पा रही थी ऐसी चीज को, मैं आइडेंटिफाई करके बता देती थी कि अरे ये तो डॉग है। सारी चीजें इक्वली संतुलन में चल रही थी, क्योंकि मैंने एसिमुलेट कर लिया था एनवायरनमेंट से, अपने दिमाग में ऐड कर लिया था। एसिमुलेशन का मतलब होता है एडिंग समथिंग टू योर स्कीमा, या अपने दिमाग में कोई चीज आप ऐड कर रहे हो तो उसको एसिमुलेशन कहेंगे। तो मैंने एसिमुलेट कर लिया था कि अच्छा ये फर्री जो है, ये जो इसको डॉग कहते हैं, इस जीव को, इस डॉग मतलब इस जानवर को, इस जीव को डॉग कहते हैं। तो मेरे दिमाग में संतुलनीकरण क्रिएट हो गया था कि अच्छा इसको डॉग कहते हैं। और जब भी मैं पहचानना चाहती थी, तो मतलब जब भी आसपास मुझे डॉग दिखता, मैं उसको पहचान लेती, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया था। लेकिन एक बार मैंने एक फॉक्स को देख लिया। मान लो कि हम थोड़ा किसी जंगल के आसपास थे, तो वहां पर मैंने एक फॉक्स को देखा और मैंने बोला कि अरे ये तो डॉग है, मतलब डॉग यहाँ पर भी आ गया। लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, ये डॉग नहीं है, क्योंकि एक नई सिचुएशन आई, उन्होंने बोला कि नहीं ये डॉग नहीं, ये तो फॉक्स है, तो लोमड़ी है। फिर मेरे दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, यानी कि असंतुलन क्रिएट हुआ कि जो मैंने देखा था वो डॉग है, तो ये डॉग क्यों नहीं है। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, इसको डॉग नहीं कहते, इसको फॉक्स कहते हैं। तो जो मैंने उसको डॉग समझ लिया था, और अब मैंने सोच लिया कि अच्छा ये डॉग नहीं है, इसको फॉक्स कहते हैं, तो जो मैंने अपने नॉलेज को चेंज किया है ना, जो चेंज किया है उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है चेंजिंग समथिंग इनटू योर स्कीमा, मतलब अपने स्कीमा में, अपने नॉलेज में कुछ चीज अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो उसको हम अकोमोडेशन कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आ गया, नहीं आया तो चलो एक ट्राई और कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास होता है स्कीमा। स्कीमा जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है
अगर डेफिनेशन वाइज जाओगे तो हम कहेंगे कि ये फ्रेमवर्क है इन्फॉर्मेशन का, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरा दिमाग है, ठीक है, ब्रेन है, उसके अंदर एक स्कीमा है, इंटरनल ऑर्गन नहीं है वो, कोई ऑर्गन नहीं है वो, बट वो स्कीमा है और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है। वो इन्फॉर्मेशन, ये स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। ये जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने रखी हुई है, संगठन बना करके अच्छे से, मतलब पूरा अच्छे से करके मैंने ये इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, ये दो तरीके से आई है। पहली चीज, इन्वायरमेंट से तालमेल, जब मैं बिठा रही थी इन्वायरमेंट को मैंने देखा तो आई। इन्वायरमेंट में मैंने क्या देखा? इन्वायरमेंट में मैंने एक डॉग देखा, तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन को, कि इस फरी एनिमल को, ये जो फर वाला जानवर है, इसको हम डॉग कहते हैं, ये कुछ ऐसा ऐसा अपीयरेंस होता है, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली। तो इसको ऐड करने को, कि ये एक डॉग होता है, ये एक डॉग होता है, हमसे अलग एक और चीज मैंने देखी है जो कि डॉग है, ये मैंने चीज ऐड कर ली, इसको मैं कहूंगी एसिमिलेशन, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर लिया अपने दिमाग में। तो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, ठीक है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया कि चलो ठीक है, अगली बार जब भी मुझे, मैंने कुछ ऐसा देखा, कोई एक जानवर देखा जो डॉग जैसा दिख रहा था, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे ये तो डॉग है, तो मेरी मम्मी पापा ने बोला कि हाँ हाँ ये डॉग ही है, पर ये अलग कलर का है, पर ये भी डॉग है, चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रखा है क्योंकि मुझे पता है वो कैसा दिखता है। लेकिन एक न्यू सिचुएशन आती है, क्या आती है? एक न्यू सिचुएशन आती है। लेकिन अब क्या होता है? एक नई सिचुएशन आती है, और उस न्यू सिचुएशन में मैं देखती हूँ कि मुझे डॉग जैसा जानवर दिख रहा है, पर वो डॉग नहीं है, वो फॉक्स है। तो मैंने बोला कि अरे ये तो डॉग है, बट वो फॉक्स निकली। तो मम्मी ने बोला या पापा ने बोला कि नहीं नहीं, ये डॉग नहीं है, आप गलत कह रहे हो, ये फॉक्स है। तो मेरे दिमाग में क्या हुआ? डिस इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है असंतुलन क्रिएट हुआ, कि अरे मैं तो इसको डॉग समझ रही थी। तो उसके बाद जो मैंने इस फॉक्स को, इस लोमड़ी को जो डॉग समझ लिया है, जो कुत्ता समझ लिया था, जो ये जानवर समझ लिया था, मैंने उस नॉलेज में चेंज किया। मैंने उस नॉलेज में थोड़ा सा चेंज किया कि जो डॉग होता है उसका मुंह थोड़ा भरा भरा सा होता है, और जो फॉक्स है ना, उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे नैरो होता है। या फिर मैंने देखा कि मतलब मैंने जो भी देखा, मैंने अपने दिमाग में उस नॉलेज को चेंज किया। तो वो चेंज जो मैंने किया ना नॉलेज को, उसको हम कहेंगे अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अकोमोडेशन का मतलब होता है अपने नॉलेज में, अपने संज्ञान में कोई चीज को चेंज करना इज अकोमोडेशन। तो मैंने अकोमोडेट कर लिया। उसके बाद अब मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ कि अच्छा ये डॉग है और ये फॉक्स है। अब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रखा है। तो ऐसे करके हम अपने दिमाग में चीजों को बैठाते हैं और चलते हैं। समझ गए? आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। एसिमुलेशन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? एसिमुलेशन को हिंदी में हम कहेंगे संयोजन। संयोजन मतलब जो चीज मैंने इन्वायरमेंट से देख करके संयोजित की है, अपने दिमाग में डाली है। और एकोमोडेशन का मतलब है, संधानीकरण का मतलब है, जो चेंजेस मैंने अपने इन्फॉर्मेशन में किए हैं उसको संधानीकरण कहेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने सिर्फ आपको अभी तक ये पढ़ाया कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मतलब होता है कि आपके ज्ञान का विकास कैसे होता है, आपका जो दिमाग है, जो उसके अंदर इतनी नॉलेज है, वो बनती कैसे है। ये बात हमें प्याजे ने बताई है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं कि बच्चे का धीरे धीरे दिमाग का विकास कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा सा स्लो करके समझ लेना, क्योंकि ये हम रिविजन कर रहे हैं ना अभी इसमें। तो ये प्याजे जो हैं वो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, जेनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इन्होंने अपने तीनों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चे मेरे जो हैं वो कौन से समय में क्या क्या चीजें शो कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, कौन कौन से गुण शो कर रहे हैं, मतलब इस एज में क्या गुण होते हैं उनके, इस एज में उनके क्या गुण निकले, तो ये सब शो कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फिर वो एक्सपेरिमेंट को और आगे लेकर गए और बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद प्याजे ने ये बताया कि बच्चा जो है वो किसी और उम्र में कुछ और सोचता है, धीरे धीरे वो उसके जो विचार हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे विचार और हमारे जो परसेप्शन, जो प्रत्यक्षीकरण है चीज़ों के बारे में, वो भी चेंज होते जाते हैं। हम जो हैं वो किससे मिलकर के बने हैं? इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का पूरा चीज़ है उससे, और मेंटल ऑपरेशंस, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। थिंकिंग होती रहती है, रीजनिंग होती रहती है, तर्क होता रहता है, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते रहते हैं, और इन्वायरमेंट से मिलकर के हम बने हैं, और मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर के बने हैं। इसको स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टेजों में बटी है, और इसको विकासात्मक थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा चीज, संज्ञा, ये स्कीमा क्या है? तो स्कीमा कोई इंटरनल ऑर्गन, हमारे दिमाग का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है हमने, उसको हम स्कीमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है ज्ञान का भंडार। और स्कीमा को भी हिंदी में स्कीमा ही लिखेंगे। दूसरा, स्कीमा हमारा बनता कैसे है? दिमाग का विकास, मतलब दिमाग हमारा बनता कैसे है? हमारे हमारे जो माता पिता हैं,
उनका इंटेलिजेंस की वो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे उससे भी, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे भी, ठीक है, उससे बनता है। दूसरा, पियाजे कहते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, पर वो क्या सोचते हैं उससे हमें मतलब है, कि वो किस बारे में सोच रहे हैं उससे मतलब है। दूसरा क्या बताया कि बच्चा हमेशा एक क्रम में चलता है, चीज़ों को एक क्रम में सीखता है। चलने से पहले वो खड़ा होना सीखेगा बहुत अच्छे से, एक स्टेज आएगी तभी नेक्स्ट स्टेज आएगी। और दूसरा, पहली स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो गुण हैं, अच्छे जो गुण हैं, उसी को लेकर के वो दूसरी स्टेज में भी जाता है, ये हमें बात पता चली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्कीमा वगैरह से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्कीमा, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक स्कीमा होता है जिसमें हम अपनी नॉलेज को, एक सेकेंड, एक स्कीमा है जिसमें हम अपनी नॉलेज को स्टोर करके रखते हैं, संगठित करके रखते हैं। ये नॉलेज हमें अपने इन्वायरमेंट से मिलती है। एक दिन हमने अपने इन्वायरमेंट में डॉग को देखा तो हमने वो ऐड कर लिया कि अच्छा इसको डॉग कहते हैं, और एडिंग को हम एसिमिलेशन कहते हैं पियाजे के कॉन्सेप्ट या पियाजे की थ्योरी में। उसके बाद इससे संतुलिनीकरण क्रिएट हो गया। संतुलन का मतलब है कि अगली बार भी अगर हम डॉग देखेंगे तो हम उसको डॉग ही कहेंगे, क्योंकि संतुलन क्रिएट हो चुका है हमारे दिमाग में, उसकी इन्फॉर्मेशन बन चुकी है। फिर एक न्यू सिचुएशन हमारे सामने आएगी और वो नई सिचुएशन में हम डॉग को, हमको लगेगा कि वो डॉग है बट वो फॉक्स निकलता है। उसके बाद हम उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे कि अच्छा डॉग ऐसा होता है, ये फॉक्स है। फिर हम जो डिसइक्विलिब्रियम हमारे दिमाग में क्रिएट होगा, जिसको हम डॉग समझ रहे थे वो फॉक्स निकला, असंतुलीकरण क्रिएट हुआ। उससे हम अपनी नॉलेज में जो चेंजेस करेंगे उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। और इन्हीं का हिंदी क्या होता है, इन्हीं का हिंदी होता है संयोजन और संधानीकरण। सिंपल चीज है, संतुलिनीकरण इंपॉर्टेंट है, वरना दिमाग में विरोधाभास रहेगा, दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। डिसइक्विलिब्रियम से हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन रहेगा उसको हमने जल्दी से क्लियर कर लेना पड़ेगा, तभी तभी हमारा दिमाग सही तरीके से चलेगा, हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इक्विलिब्रियम है तो आप कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं होगे, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम है तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, राइट। और कंफ्यूजन रहेगा तो आप उसको चेंज कर लो, पहली बात। और दूसरा, कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर लो, ऐसे करके आप अपने दिमाग का विकास करोगे। पियाजे का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये भी बताता है कि आप लोग किसी भी चीज को सीखने के लिए ना, किसी भी चीज को सीखने के लिए दिमागी रूप से या शारीरिक रूप से मैच्योर होने चाहिए। अगर आपको भागना सीखना है तो आपको खड़ा होना आना चाहिए, आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, आप खड़े होने लायक होने चाहिए वो, यानी कि आपको बैलेंस क्रिएट आना चाहिए, वो खड़ा होना चाहिए, तभी आप चल पाओगे। तो कुछ भी सीखने के लिए मैच्योरेशन जरूरी है, दिमाग का भी और बायोलॉजी का भी, यानी कि आपके शरीर का भी। दूसरा, आपको आपके अंदर दिमाग का विकास कैसे कैसे होता है, नॉलेज कैसे कैसे आती है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बैठा करके, इंटरेक्ट करके, अंतक्रिया करके, और सामाजिक एनवायरनमेंट से 10-12 लोगों या 10 मतलब कई सारे लोगों से बातचीत करके, या मम्मी पापा से पहले आप बातचीत करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ेंगे, ऐसे करके आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे। हमें ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, जिसको हम कह रहे थे कि कैसे हम अपने दिमाग में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, राइट। तो हम इसको पढ़ते हैं अब, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पहली बात तो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको इंग्लिश में इसको ऐड करना है कर सकते हो, हिंदी में और बुक में ना एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिखा ही हुआ है, इसका कोई डेफिनेशन कुछ नहीं बताया, बट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अपने दिमाग में चीज़ों को स्टोर करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन ऑल्सो चेंज देयर स्कीमा बाय ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम स्कीमा कैसे चेंज कर रहे थे, अकोमोडेशन से चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑल्सो, यानी कि अकोमोडेशन से तो हम चेंज कर सकते हैं अपने दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन से भी चेंज कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन ऑल्सो चेंज देयर स्कीमास बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ स्कीमा। इंटरनल रीअरेंजमेंट मतलब इंटरनली हम अपने स्कीमा को कैसे रीअरेंज करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखना। अब ऑर्गेनाइज का मतलब है जहाँ पे पेन रखे हैं वहाँ पेन रख लो, जहाँ पे पेंसिल्स रखे हैं वहाँ पेंसिल्स रख लो। तो वैसे ही अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, कि जहाँ पे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे सारी ये वाली इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेरे दिमाग में प्याजे से रिलेटेड है तो प्याजे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे होगी, एक जगह पे कोलबर्ग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो मतलब रीअरेंज कर लेना कि कभी मैं कोलबर्ग का कोई पॉइंट प्याजे में ना लिख कर आ जाऊँ, प्याजे का कोई पॉइंट कोलबर्ग में ना लिख कर आ जाऊँ। तो इंटरनली जो मैं रीअरेंज कर रही हूँ ना अपने दिमाग में, अपनी नॉलेज को जो मैं रीअरेंज कर रही हूँ, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बाद में दे दूंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन से भी आप अपने दिमाग के जो भी नॉलेज है उसको चेंज कर सकते हो, एंड इंटरनली आप रीअरेंज कर सकते हो अपने दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है। कैसे, बाय एक्सप्लोरिंग लिंक्स एंड एसोसिएशन बिटवीन स्कीमा, के लिंक बिठाकर, एसोसिएशन बिठा करके मैं कर सकती हूँ। टू डेवलप अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम, सो दैट मेरा कॉग्निटिव सिस्टम ना इंटरकनेक्टेड हो, ऐसा ना हो कि कोई कोई कंफ्यूजन का स्टेट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पियाजे रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव सिस्टम। तो ये कॉग्निटिव सिस्टम का सबसे हायर लेवल है। सेकंड है अडेप्टेशन, और अडेप्टेशन वो है जिसमें दो चीजें आती हैं, वो क्या होती हैं दो चीजें,
अडेप्टेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक एसिमिलेशन और दूसरा एक अकोमोडेशन। अब रीअरेंज करने का मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए दो बच्चे हैं, मान लीजिए मेरे पास दो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, एक ये बच्चा है ए मान लो और एक बी बच्चा है मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं। इस बच्चे का जो मतलब जैसे क्या है, क्या बोलेंगे, ये बच्चा जो है ये TTS नहीं MWF मान लेते हैं। MWF ये बच्चा जो है एक ट्यूशन जाता है, वो भी 345 पर जाता है, मान लीजिए एक ट्यूशन जाता है, जो कि मैं सही बता रही हूँ, मतलब ये रियल एग्जाम्पल है। और इसमें जो बच्चा है वो जो है वो ट्यूशंस नहीं जाते हैं, वो 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ना इन बच्चों का ट्यूशन मुझे 3 बजे रखना है, मुझे सबका टाइमिंग 3 बजे रखना है। ये मेरे पास 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मैंने इनको क्या किया, पूरा इनको हफ्ता पूरा सैटरडे तक मैंने इनको 3 बजे ही बुलाया और पढ़ा दिया, चलो ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला जो बच्चा है ये भी ये सब्जेक्ट पढ़ता है, यही वाला सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन क्या बोलेंगे, लेकिन ये टीटी मतलब वो चीज़ MWF में पड़ता है, तो मैं इनको TTS में बुला लूंगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा कैसे भी करके, इस इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा सो दैट मैं टाइम से सबको अकोमोडेट कर पाऊँ, सबको ठीक से ठीक टाइम पे बुला सकूँ, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन वाला हो गया, बट कहने का मतलब है मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा बहुत अच्छे से चीज़ों को, कि इस बच्चे को मुझे 3 बजे बुलाना, इस बच्चे को मुझे मतलब ये जो 3:45 पे जिनकी छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे उनको क्योंकि कहीं और जाना होता है, तो मैं इनको 2:45 पे बुलाऊं, तो मुझे इन्हीं बच्चों को 2:45 पे बुलाना होगा, ना कि मैं इन बच्चों को 2:45 पे बुलाऊंगी। तो ये जो रीअरेंज करना है ना, कि इसकी बजाय इनको ना बोल दूं, इसकी बजाय इनको ना कह दूं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। कि मैंने अपने दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, मैंने रीअरेंज कर लिया कि मुझे किस बच्चे को किस समय बुलाना है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप अपना कोई एग्जाम्पल और ढूंढ सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अपने दिमाग में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो। चेंज ऑल्सो, हाँ, चिल्ड्रन कैन ऑल्सो चेंज देयर स्कीमस बाय ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन से संगठनीकरण से आप अपने दिमाग में चीज़ों को चेंज कर सकते हो बाय रीअरेंजिंग। कैसे करके, रीअरेंज करके आप उनको चेंज कर सकते हो सो दैट आपको एक बेटर जो है बिना कंफ्यूजन के एक बेटर आपको वो मिल सके, एक कॉग्निटिव सिस्टम मिल सके। और ये हायर ऑर्डर है। और आप एक और तरीके से चेंज कर सकते हो, दैट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में एसिमिलेशन आता है, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेट करना। एसिमिलेशन का क्या होता है हिंदी, एसिमिलेशन का हिंदी क्या होता है, मैंने पीछे लिखा होगा ना, आत्मसातीकरण, यानी कि जब आप अपने में मिला लेते हो चीज़ों को, आत्मसात कर लेते हो। और एक होता है अकोमोडेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं, जिसमें हम चेंजेस कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का स्टेजेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ना है, स्टेजेस। तो देखो पियाजे जो हैं उनके, एक सेकेंड, पियाजे ने ना हमें 4 स्टेजेस बताई हैं। पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा समझ लो कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, इसके अंदर बच्चा एकदम 0 to 2 ईयर्स का होता है पहली बात, और इसमें 2 से 7 साल का होता है, और 7 से 11 का होता है इसमें, और इधर 15 से, मतलब 11 से 15 एंड उसके बियॉन्ड, उसके आगे जो भी है। तो फर्स्ट स्टेज में जब बच्चा होता है तो उसके अंदर कुछ गुण होते हैं जो कि पियाजे ने बताए हैं। और वो गुण क्या क्या होंगे, वो गुण होंगे कि वो सबसे पहले तो थोड़ा क्राई करेगा, रोएगा, ठीक है। सारा कुछ कैसे सीखेगा, अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा। अपनी जो इंद्रियां होती हैं, सुनने की जो सेंस होती है, देखने की जो सेंस होती है, उससे चीज़ें सीखेगा। अपनी मम्मी की आवाज़ को पहचानना सीखेगा, स्मेल से चीज़ों को सीखेगा, मम्मी का चेहरा देख करके उनको क्या बोलते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करेगा। तो मतलब इसमें 2 साल के बच्चे तक में जितने गुण होते हैं वो कुछ पियाजे ने बताए हैं। और कुछ नेगेटिव चीजें भी बताई हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जैसे कि बच्चा थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक होता है, इस समय अपने ही बारे में सोचता है। जैसे मैंने आपको वो मम्मी का वाला एग्जांपल दिया था कि मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तब भी बच्चा मम्मी की गोदी में जाएगा, क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि मम्मी के सर में दर्द है, क्योंकि थोड़ा सा वो सेल्फिश है, थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक है। सेल्फिश तो नहीं कह सकते, बट वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएगा, तो वो थोड़ा ईगो सेंट्रिक है, अपने आप को लेकर चलता है। 2 से 7 में थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा बहुत क्या पता समझ पाए, या क्या पता ये छोटी छोटी चीजें समझता है, क्या पता ये भी ना समझ पाए। फिर 2 से 7 में और भी गुण आते हैं,
और कुछ गुण भी आते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, और इन्हीं को लेकर के कुछ चीज़ों को छोड़ता है, कुछ अवगुणों को छोड़ता है, कुछ गुणों के साथ वो आगे की स्टेजेस में जाता है। फिर यहाँ पे 7 से 11 में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं, जो अवगुण होते हैं, वो बताए हुए हैं, और यहाँ पर जो होते हैं गुण वगैरह वो सब बताए हुए हैं पियाजे ने। ठीक है, तो ऐसे करके ये स्टेजेस में डिवाइड है। तो पहली जो स्टेज है उसमें बच्चा कितने साल का है? पहली स्टेज को हम कहते हैं सेंसर मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। जो कुछ भी बच्चे को समझ आ रहा है, जो कुछ भी उसका दिमाग चल रहा है, वो सब कुछ अपने इन्वायरमेंट में देखता है, पर्यावरण में देखता है कि क्या हो रहा है, उससे वो अपना दिमाग का विकास करता है। तो इसको गत्यात्मक व्यवस्था या संवेदी पोषे, क्योंकि हमारी कुछ सेंसेस होती हैं, हमारी कुछ सेंसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारी कुछ ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वही हमारी टीचर्स होती हैं, उन्हीं से हम चीजें समझते हैं। और ये लगभग 0 से 2 ईयर्स तक चलता है। मतलब 0 से लेकर के 2 साल तक बच्चा जो भी अपने ज्ञान का विकास करेगा वो अपने ज्ञानेंद्रियों से करेगा। देख के करेगा, सुन के करेगा, स्मेल करके करेगा, सूंघ कर करेगा, या फिर टच करके करेगा, या फील करके करेगा। ऐसे करके बच्चा अपनी सेंसेस से बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लेता है कि क्या चीज खट्टी है, क्या चीज मीठी है, क्या चीज अच्छा है, क्या चीज अच्छा नहीं है, किस चीज से मतलब गर्म लग रहा है तो उससे थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, और नॉर्मल टेम्परेचर है तो उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ठंडा है तो उससे भी थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। तो बच्चा ऐसे करके अपनी सेंसेस से बहुत सारी चीजें सीख लेता है। ये बेसिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। हमारी जो सेंसेस होती हैं वो आधार हैं कि हमारा आगे का दिमाग का विकास हो, उसका आधार होती हैं क्या? सेंसेस। ठीक है, उसके बाद बच्चा कैसे डील करता है? जब वो पैदा होता है तो रोता है, क्राई करता है। क्राई करता है वो हर चीज के लिए, क्योंकि उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, तो क्राई कर रहा है हर चीज के लिए। दूध चाहिए तो क्राई कर रहा है, सोने में दिक्कत आ रही है तो क्राई कर रहा है, किसी को अपने पास बुलाना चाहता है तो रो रहा है, अपने अपने ऊपर अटेंशन पाने के लिए तो रो रहा है। दूसरा, वो आउटसाइड वर्ल्ड या फिर एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। तालमेल का मतलब है अपने पर्यावरण के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे करके वो दिमाग में अपने दिमाग में अपने इन्वायरमेंट की अपने लिए समझ बनाता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है, क्या चीज़ मुझे देखनी है, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है। ऐसे करके वो थोड़ा सा अपने सेंसेस से अपना दिमाग का विकास करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 मंथ्स में बच्चे का विजुअल और ऑडिटरी डेवलपमेंट हो जाता है। जब बच्चा पैदा होके 2 महीने हो जाते हैं तो उसका देखने का जो विजुअल होता है वो भी अच्छे से काम करता है, और जो ऑडिटरी होता है, सुनने का जो उसका डेवलपमेंट होता है वो भी जाता है। वो 3 महीने अब अपनी माँ की आवाज़ को भी पहचानने लग जाता है, वो कुछ भी चीज़ देख सकता है, क्योंकि उसका विजुअल अच्छा हो गया। उसका विजुअल मतलब जो देखने का सेंस होता है, जो आंखों का देखने का सेंस होता है वो ठीक, मतलब वो चल रहा है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास हो चुका है। और जो सुनने का सेंस होता है उसका विकास हो चुका है। 6 महीने, ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। 6 महीने में बच्चा क्रॉल करना और सिटिंग करना सीख जाएगा। जब वो 6 महीने का हो जाएगा तो वो रेंगना सीख जाएगा, और वो साथ ही साथ सिटिंग यानी कि बैठना सीख जाएगा। दूसरा चीज, जब बच्चा 9 मंथ में होगा तो एक आएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जमाने में क्या अभी भी ऐसा ही होता है कि बच्चों के साथ ना जो मम्मी खेल खेलती थी वो कैसे खेलती थी कि जैसे मान लो ये बेबी है, तो बेबी मुझे देख रहा है तो मैं ऐसे कर लूंगी, और फिर जब ऐसे कर लूंगी तो उसको लगेगा कि मम्मी यहाँ से चली गई है, लेकिन मैं एकदम से ऐसे हाथ हटाऊंगी तो उसको लगेगा कि मम्मी वापस आ गई है। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट परमानेंस 9 मंथ में हो जाता है। उससे पहले वो इस चीज को एंजॉय करता है। उससे पहले वो कि मतलब अभी मम्मी दिख रही है, अभी मम्मी नहीं दिख रही है, अभी मम्मी दिख रही है, इस चीज को एंजॉय करता है कि एकदम से मैजिक हो गया, कि एकदम से मम्मी जो है चली गई और एकदम से मम्मी आ गई, एकदम से, इसलिए वो खुश भी हो जाता है। लेकिन 9 मंथ्स के बाद ना उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, कि जो चीज हमारे आंखों से हट चुकी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, उसको ये पता चल जाता है। सो द एबिलिटी टू रियलाइज, उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है टू रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। आंखों से अगर वो चीज हटा भी दी जाए तब भी वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि बच्चे के सामने ही कप रखा था। ठीक है, बच्चे के सामने कप रखा था, उसको ये कप दिखा और उसको ये कप बहुत एक्साइटिंग लगा, या उसको ये कप बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कप मैंने हटा दिया उसके आंखों के सामने से, तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज हट गई है मेरी आंखों के सामने। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चली गई है, मतलब ये है ही नहीं, अब एग्जिस्ट नहीं करती। वो रो सकता है इस चीज के लिए कि मुझे वही कप चाहिए, मुझे ब्लैक कलर का कप चाहिए। क्यों? क्योंकि
कोई चीज़ जो आपकी आँखों के आगे से हट चुकी है वो अभी भी एग्ज़िस्ट करती है और वो बच्चे को चाहिए और उसको लाके दो। सो ये एबिलिटी है टू रियलाइज़। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि चीज़ों का स्थायीकरण है, कि कोई भी चीज़ आपकी आँखों से हट गई है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हट गई है, वो अभी भी है। सो द एबिलिटी टू रियलाइज़, ये एक एबिलिटी है रियलाइज़ करने की कि जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी एग्ज़िस्ट करता है, वो उसका अभी भी अस्तित्व है, चाहे वो आपकी आँखों के सामने से हट क्यों ना जाए, व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। तो आपकी आँखों से बेशक हट जाए वो, लेकिन तब भी आपकी आँखों से हट जाए लेकिन तब भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ये 9 मंथ में बच्चे का हो जाता है। ये सबको सेंसरी मोटर स्टेज के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ और क्या क्या इसमें बच्चा करता है, 12 से 24 महीने में। ठीक है, ये तो बच्चा एक ही चीज़ कर रहा है। अच्छा, 12 से 24 महीने में, 12 महीने में ना, 12वां महीना जो होता है या फिर जो उसका फर्स्ट बर्थडे होता है, उसके आसपास तक बच्चा एक वन वर्ड बोलना सीख जाता है, एक वर्ड बोलना वो सीख जाता है। तो ये 12 से जो 12 से 24 महीने का है, उसमें बच्चा क्या क्या कर लेता है। देखो बच्चा क्या क्या सीख जाता है। एक तो एक शब्द बोलना सीख जाता है, पहली बात तो वन वर्ड, इसको वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं 12 महीने वाले को। तो एक वर्ड भी बोलना सीख जाता है वो, पहली बात। दूसरा, वॉक करना सीख जाता है, बातें भी करना सीख जाता है, क्योंकि शब्द बोल रहा है ना, तो बातें करना सीख जाता है। रूडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ लॉजिक, रूडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ लॉजिक का मतलब है पूर्व लॉजिक, यानी कि कुछ अजीब से लॉजिक बनाने लग जाता है। रूडिमेंट्री मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा लॉजिकल तो नहीं होता वो प्रॉपर तरीके से, बट थोड़े बहुत लॉजिक देना शुरू कर देता है। तो रूडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ लॉजिक का मतलब क्या है, प्रारंभिक रूप, यानी कि तर्क के प्रारंभिक रूप शुरू कर देता है। धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाती है, क्योंकि एक वर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है। सेल्फ सेंटर्ड रहता है, ईगो सेंट्रिक रहता है। सेल्फ सेंटर्ड एंड ईगो सेंट्रिक मैंने क्या बताया था कि मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, उसको ये चीज समझ नहीं आएगी, उसको खेलना है तो खेलना है, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब उसने अपने आप को बीच में रखा हुआ है, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं समझ पा रहा है। इसी को हम ईगो सेंट्रिक होना या फिर सेल्फ सेंटर्ड भी कहते हैं, राइट। और बच्चा सब कुछ जो भी सीख रहा है वो किस तरीके से सीख रहा है, अपने सेंसेस से सीख रहा है, अपने रिफ्लेक्सेस से सीख रहा है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो प्याजे का सेकेंड स्टेज है, ठीक है, तो प्याजे का जो सेकेंड स्टेज है, फर्स्ट जो स्टेज है उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज वो होती है जिसमें बच्चा सब कुछ जो भी सीख रहा है वो अपने दिमाग, अपने मतलब अपने सेंसेस के थ्रू सीख रहा है। और उसके सेंसेस क्या होती है, टच, यानी कि छू करके चीजों को सीख रहा है, फील करके, टच करके, फील करके, स्मेल करके, देख करके, सुन करके, स्मेल करके, इन सब चीजों से वो अपना जो दिमाग है उसका विकास कर रहा है। तो सेंसेस टीचर्स होती हैं, सेंसेस से सीख रहा है। 0 to 2 ईयर्स तक ये स्टेज चलती है। सेंसेस से वो जो भी सीख रहा है वो उसके विकास का, वो उसके संज्ञान के, उसके दिमाग के विकास का आधार बनेगा, बेस बनेगा। वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के साथ या जो भी केयर गिवर है, जो भी उसके आसपास है, उससे कांटेक्ट कैसे करता है, इंटरेक्ट कैसे करता है, रोकर अपनी और ध्यान आकर्षित करता है। चाहे उसको खाना खाना है, दूध पीना है, मतलब दूध पीना है, चाहे उसको अपनी मम्मी पास में चाहिए, चाहे उसको खेलना हो, कुछ भी करना हो, रोके आपके अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करेगा। और आउटसाइड वर्ल्ड जो भी उसका पर्यावरण है उसको देखेगा और सेंस करने लग जाएगा कि पर्यावरण कैसा है, अच्छा है, मुझ पर कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सब चीजें करेगा। 2 महीने तक उसका ऑडिटरी यानी कि सुनने का और जो देखने का सेंस होता है वो काम करना शुरू कर देगा अच्छे से वो भी। एंड वो 6 महीने में क्रॉल करना, रेंगना और बैठना सीख जाएगा। 9 मंथ में क्या आ जाएगा, वस्तु का स्थायीकरण। वस्तु का स्थायीकरण, वस्तु का स्थायीकरण का मतलब है कि कोई चीज आपकी आंखों के सामने से चली गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो अभी भी है। तो वो उस चीज की डिमांड कर सकता है कि मुझे वही चीज चाहिए जो आपने अभी हटा दी है, मुझसे छीन ली है। तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, द एबिलिटी टू रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। आंखों के आगे से भले ही हट गई हो पर अभी भी वो है। दूसरा, 12 से 24 महीने में वो कुछ एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, वॉकिंग करना शुरू कर देता है, बातें करना शुरू कर देता है, थोड़े से लॉजिकल मतलब थोड़ा सा लॉजिक, रूडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ लॉजिक बनाना शुरू कर देता है, यानी कि कुछ तर्क का शुरुआत करना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होता है। अपने को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। और इसमें सब कुछ वो सीख रहा है ना, अपने रिफ्लेक्सेस से सीख रहा है। एक चीज और लिख लो, सब कुछ जो भी कर रहा है रिफ्लेक्सेस से कर रहा है। रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे। रिफ्लेक्सेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ऐसा था ना, रिफ्लेक्सेस में एक पामर रिफ्लेक्स होता है कि उसके पाम के पास कुछ भी आएगा वो उसको, मतलब कोई भी पेन वेन कुछ भी उसके आसपास है तो उसको क्रॉल, अपनी फिंगर्स जो है वो कर्ल कर लेगा, उसको एकदम से पकड़ लेगा। तो उसमें कुछ रिफ्लेक्स होता है। या फिर कुछ ऐसा भी रिफ्लेक्स होता है कि कुछ गर्म टच हुआ तो बच्चा अपना पैर एकदम से हटा लेगा, उसको कहते हैं विड्रॉल कर लेगा। तो कई सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये भी हमें प्याजो ने बताए हैं, लेकिन बुक में नहीं लिखे तो हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज। ठीक है, 1 मिनट। अब आ जाओ सेकेंड स्टेज पर। सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं,
प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, हिंदी में भी प्री ऑपरेशनल लिख सकते हो या फिर पूर्व प्रक्रिया भी कह सकते हो। ये 2 से 6 या 7 होती है, जिसमें बच्चा ख़याली दुनिया में होता है, अपनी ही खुद की ख़याली दुनिया में होता है। इसमें क्या-क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा जो है थोड़ा-सा मतलब जैसे फर्स्ट स्टेज में जो सेंसरी थी उसमें अपने सेंसेस से सारी चीज़ें सीख रहा था, सब कुछ कर रहा था, थोड़ा-सा ईगोसेंट्रिक था, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा था, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आ रहे थे। इसके अंदर बच्चा टॉयज़ से खेलता है और टॉयज़ से इसको टॉय एज भी कह देते हैं, इसको टॉय एज भी कहते हैं, यानी कि जो 2 से 7 की जो एज होती है, 2 से 7 वर्ष की जो एज होती है उसको टॉय एज भी कहते हैं, जिसमें बच्चा बहुत सारे टॉयज़ से खेलता है और कभी-कभी अकेला भी खेलता है और टॉयज़ से खेलता है। पर टॉयज के साथ ये चीज़ है कि उसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं एनिमिज्म, ठीक है? एक आ जाता है एनिमिज्म, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? एक उसमें एनिमिज्म भी आ जाता है, जिसको एनिमिज्म हिंदी में इन्होंने लिखा है, एनिमिज्म ना इन्होंने हिंदी में लिखा नहीं है, लेकिन एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि टॉयज को समझता है कि टॉयज में जान है, एनिमिज्म है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, कुछ भी। तो एनिमिज्म क्या है? इज द बिलीव दैट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है, जो लाइफलेस है। अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, जो ये है, इसके अंदर जान नहीं है, ये कप में जान नहीं है, क्योंकि ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, ये बस एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, बिना इसमें कोई सांस लेने का कुछ प्रोसेस नहीं है। तो उसका बिलीफ होता है लेकिन कि जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है आर केपेबल ऑफ एक्शंस, कि इनमें भी एक्शंस लेने की क्षमता है, एंड हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज, और इनमें भी जान है। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि इसमें भी जान है, जैसे कि मेरी डॉल ने मुझे कि मेरी डॉल जो है उसने मुझे धक्का दे दिया, ठीक है, या मेरी डॉल मुझसे आज बात नहीं कर रही है। तो बच्चों को लगता है कि वो चीज़ जो जो इन एनिमेट है, जिनमें जान नहीं है, उनमें भी जान है। उनको ऐसा लगता है कि वो भी एक्शंस करने की काबिल हैं और उनके अंदर भी जान है, राइट? इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है? तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, अ चाइल्ड बिलीविंग दैट द साइड वॉक वॉज मैड एंड मेड देम फॉल डाउन, और दैट द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई बिकॉज दे आर हैप्पी। तो ऊपर आसमान में तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं क्योंकि वो हैप्पी हैं, यानी कि हैप्पी होना जो है वो एक एनिमिज्म की निशानी है ना, कि आपके अंदर जान है, आपके अंदर लाइफ लाइक क्वालिटीज है, तो वो टिमटिमा रहे हैं क्योंकि वो हैप्पी हैं। तो ये थोड़ा सा बच्चा जो है वो ऐसा बिलीव करने लग जाता है कि वो चीज़ें जिसमें जान, जो लाइफलेस हैं, जिनमें जान नहीं है, उनके अंदर भी जान है, वो भी एक्शन करने के केपेबल हैं। दूसरा चीज़, बच्चे को लगता है कि जो साइड वॉक है वो आज वो पागल हो गया है, आज वो मैड हो गया है, इसलिए उसने इसको गिरा दिया। अब साइड वॉक क्या होता है? ये होता है, इसको हम साइड वॉक कहते हैं, यानी कि ये जो ज़मीन है ना, इस पे बच्चा चलते चलते उसका पैर इधर उधर मुड़ जाता है, वो गिर जाता है, चलो ठीक है, वो गिर गया। तो ये साइड वॉक की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। उसके अकॉर्डिंग साइड वॉक आज मैड है, इसी वजह से वो फॉल हो गया, वो गिर गया। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि साइड वॉक एनिमिज्म है, यानी कि इस जो ये साइड वॉक है इसमें जान है और इसने इसको गिराया है क्योंकि आज इसका मूड खराब है। तो बच्चे को ये थोड़ा सा लग जाता है, मतलब उसके दिमाग में ये सब चलता है, एनिमिज्म चलता है कि टॉयज हो गए या जो भी चीज़ वो आसपास जिनसे खेल रहा है उसमें जान है। फिर घंटों बैठकर अपने से बातें करता है, बच्चा बच्चा घंटों बैठकर अपने से भी बातें कर सकता है, इसको कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। वो भी बिना सर पैर की बातें करता है, वेग बातें करता है जो आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ भी बातें करता है। जैसे कि एक सोफा है, सोफे पर बच्चा जो है उसके कोने में एक प्लेट लेकर के बैठ जाएगा और गाड़ी चलाएगा कि ये गाड़ी है, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी, मतलब कुछ भी अपनी ख्याली दुनिया में रहता है, बिना सर पैर की बातें करता है, चुपचाप टॉय से कुछ भी अपने बातें करता रहेगा। फिर आता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसमें बच्चा एक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का भी हिंदी ना बुक में मुझे नहीं मिला है, पर बिना सर पैर की बातें करना या ये जो भी है ना वो कलेक्टिव मोनोलॉग है। ये तो लिखा हुआ है कि वो घंटे बैठ करके बिना सर पैर की जो है अपने से बातें करता रहता है, उसको कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं, ये खुद से बातें कर रहा है। अच्छा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? अ चाइल्ड माइट से दैट इट इज विंडी आउटसाइड बिकॉज समवन इज ब्लोइंग वेरी हार्ड, मतलब उसके लॉजिक अजीब होते हैं। आज बहुत तेज बारिश हो रही है तो यानी कि कोई रो रहा है ऊपर से, या कोई जो है पानी हमारे ऊपर डाल रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है, कोई बहुत तेज से फूंक मार रहा है इसलिए हवा चल रही है। बच्चों के ऐसे लॉजिक्स होते हैं। एंड इट इज विंडी आउटसाइड बिकॉज समवन इज ब्लोइंग वेरी हार्ड, और द क्लाउड्स आर वाइट। क्लाउड जो हैं, जो क्लाउड्स यानी कि जो वो हैं, क्या बोलते हैं, बादल जो हैं वो आज सफ़ेद हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको सफ़ेद पेंट कर दिया इसलिए वो सफ़ेद हैं। तो ये, इसको प्री कैजुअल थिंकिंग कहते हैं। एक्चुअल थिंकिंग से पहले की जो थिंकिंग होती है, जो वेग होती है, वेग मतलब
वेग वैसे तो बेकार होता है, बट बेकार होती है, बिना सर पैर की बातें होती हैं, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, जिसमें बच्चा रीजनिंग तो देता है लेकिन वो रीजनिंग किसी काम की नहीं होती क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता। इसको हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इसमें बच्चा टॉय से खेलता है, इसको एनिमिज्म भी कहते हैं। दूसरा, डिड नॉट अचीव कंजर्वेशन, बच्चे को कंजर्वेशन अचीव नहीं होता। अब कंजर्वेशन का मतलब हिंदी में तो संरक्षण रखा है, वैसे तो इसका मतलब हिंदी में संरक्षण लिखा है, लेकिन कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जो ग्लास है वो अधिक चौड़ा और लंबा है, लेकिन एक जो ग्लास है वो अधिक छोटा है और थोड़ा सा अधिक, एक सेकेंड, हाँ, तो एक जो ग्लास है या एक जो कंटेनर है वो अधिक लंबा है और थोड़ा सा पतला है, लेकिन एक जो कंटेनर है वो थोड़ा सा छोटा है और लेकिन चौड़ा है। और इसमें अगर हम 1 लीटर पानी डाल दें, 1 लीटर इसमें पानी डाल दो आप, या कोई लिक्विड डाल दो, और 1 लीटर आप इसमें पानी डाल दो या इसमें कोई लिक्विड डाल दो, बच्चे को इसमें लिक्विड ज्यादा लगेगा क्योंकि ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा, ठीक है, ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा, इसलिए बच्चे को लगेगा कि इसमें ज्यादा पानी है, ये इसमें इतना ही लगेगा, ये है 1 ही लीटर, लेकिन बच्चे को इसमें कम लगेगा तो कहेगा कि इसमें पानी जो है वो कम है, और जबकि इसमें पानी ज्यादा है तो इसको चूज कर लेगा वो। तो क्योंकि बच्चे को कंजर्वेशन नहीं आया, उसको ये समझ नहीं आया कि अमाउंट चाहे 1 लीटर हो, चाहे आप इस कंटेनर में डाल दो, अमाउंट सेम रहने वाला है, उसको ये कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ क्योंकि ये अभी इस एज की विशेषता नहीं है, तो उसको ये समझ नहीं आएगा। दूसरा, वो अभी भी थोड़ा सा ईगोसेंट्रिक है, लेकिन वो थोड़ा सा सोशलाइज भी होता है, समाज के साथ उठता बैठता सीख जाता है, लेकिन वो सेंट्रलाइज भी है। और सेंट्रलाइज का मतलब है कि केंद्रित है। केंद्रित यानी कि वो एक ही चीज के बारे में सोच पाता है, कुछ भी किसी भी चीज को सोचेगा वो एक ही चीज के बारे में सोच पाएगा, ठीक है, एक ही चीज में। जैसे कि एक चीज और मैं बता देती हूँ, इसी का एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कंजर्वेशन का। एक और एग्जाम्पल ये है कि वो जैसे मान लो किसी भी चीज को ना एक ही हिसाब की कैटेगरी में रख पाएगा। जैसे ये ब्लू कलर की आइटम्स है, ठीक है, और जैसे, एक सेकेंड, ठीक है, अब बच्चे को बोलो कि आप इसको ना वो करो, आप इसको सेग्रीगेट करके रखो या आप इसको अलग अलग करके रखो, तो वो इन दोनों को ना कलर के बेसिस पे अलग कर देगा, ठीक है, इसको भी कलर के बेसिस पे अलग कर देगा, ब्लू है तो एक जगह रख देगा, ग्रीन है तो एक जगह रख देगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये बॉल्स जो है वो छोटी हैं और ये बॉल जो बड़ी है, वो इस तरीके से इसको नहीं समझ पाएगा, किसी भी चीज को रिवर्स नहीं कर पाएगा। रिवर्स जैसे बताया ना कि बुक्स में भी लिखा होता है कि पानी जो है वो अभी 1 लीटर है, जमा दिया या उसको सॉलिड बना दिया, उसको ये चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है, सॉलिड से फिर से लिक्विड बन गया, उसको ये चीज समझ नहीं आएगी। खैर, ये इतना चीज लिखना भी नहीं है, ये चीज लिखना भी नहीं है, बट प्याजे इसी बारे में बात करते हैं कि बच्चा थोड़ा सेंट्रलाइज है, एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है, अपने ही एस्पेक्ट को देख पाता है, खुद ही ईगोसेंट्रिक है। और ईगोसेंट्रिक क्या बताया था कि अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएगा, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है, एक ही चीज को देख पाता है वो। और दूसरा, कंजर्वेशन उसको अचीव नहीं होता, उसको लगता है कि लंबे और पतले ग्लास में पानी ज्यादा है और चौड़े और छोटे ग्लास में पानी कम है, जबकि अमाउंट 1 लीटर सेम है, उसको ये चीज नहीं पता चलेगी। लेकिन जो नेक्स्ट वाली जो स्टेज है, उन बच्चों को ये चीज पता होती है, ठीक है, ये पियाजे ने अपने बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट जो स्टेज है उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं स्थूल प्रक्रिया, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये थोड़ी रियलिस्टिक होती है। पिछले वाली में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये बच्चा जो है वो ख्याली दुनिया में होता है, जबकि इसके अंदर बच्चा ख्याली दुनिया में नहीं होता, थोड़ा सा रियलिस्टिक होता है और इसमें बहुत अच्छे गुण आ जाते हैं। जैसे बच्चा जो है ट्रुथ को, यानी कि सत्य को समझने लग जाता है, उसको कंजर्वेशन अचीव हो जाता है। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि क्वांटिटी आप भले ही एक लीटर क्वांटिटी रहे, चाहे आप वो किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो क्वांटिटी 1 लीटर ही रहने वाली है, ठीक है। नंबर का आ जाता है, वो काउंट करने लग जाता है चीजें, उसको मास के बारे में पता चल जाता है, वेट के बारे में पता चल जाता है कि किसी चीज कौन सी चीज कितना जगह घेर रही है। जैसे कि पहले क्या है, अगर मान लो कि ये 4 पत्थर हैं, ठीक है, तो बच्चा कहेगा ये 4 पत्थर जो हैं वो, ये 4 पत्थर ज्यादा हैं, ये 5 पत्थर ज्यादा है, या फिर ये 5 पत्थर ज्यादा हैं। तो बच्चा कहेगा अगर वो इसमें है, प्री ऑपरेशनल है, इससे पहली वाली स्टेज में, वो कहेगा ये वाले पत्थर ज्यादा हैं क्योंकि इनके बीच में जगह बहुत ज्यादा है, देखो इनके बीच में ये जगह ज्यादा है, इसको वो कम कहेगा क्योंकि अभी उसको समझ नहीं आया कि अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगा चाहे कुछ भी हो। ये 4-5 पत्थर जो हैं वो 5 पत्थर चाहे आप एक जगह पे रख दो तो भी ये 5 है, आप उसको अलग अलग जगह करके रख दो तो भी वो 5 है, बट वो ये सेकंड स्टेज में नहीं समझ पाएगा, बट इस स्टेज में समझ जाएगा, वेट के बारे में भी और इन सब में।
और दूसरा न्यूमरेशन, वो काउंट करने लग जाएगा, ठीक है। सीरिएशन आ जाएगा, सीरीज में लगाना उसको आ जाएगा। सीरीज में लगाना जैसे कि सीरीज में लगाना मतलब वही छोटे से बड़े की और बड़े से छोटे की और ऐसे सीरीज में लगाना, या इनमें से कौन सा बड़ा है, जैसे कि ये है, ठीक है, और ये है, ऐसे करके तो उसको सीरीज में लगा देगा कि ये इससे छोटा है, मतलब मुझसे बना नहीं अभी, उसके बाद ये लगा देगा, फिर ये, फिर ऐसे करके या ऐसे करके, कैसे भी मतलब वो सीरीज में उसको लगा सकता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स, वो क्लासीफाई भी कर देगा एक चीज को, एक टॉय को वो क्लासीफाई कर सकता है। जैसे कोई एक टॉय है, वो लकड़ी के मटेरियल से बना है, तो लकड़ी वाले सारे टॉय एक तरफ रख सकता है, लेकिन अगर वो ही टॉय ब्राउन कलर का है तो वो ब्राउन कलर में भी उसको ब्राउन कलर की चीजों के साथ भी रख सकता है। तो क्लासीफाई कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है बहुत सारे उसके ऊपर, मतलब बहुत सारे बेसिस पे वो उसको वर्गीकृत कर सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप, यानी कि उसको पता चल जाता है दो लाइंस में क्या फर्क है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, वो बता देगा कि इसमें से कौन सी बड़ी है, इसमें से कौन सी छोटी है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो ये भी बता देता है। एंड दूसरा, वो इसमें डिसेंट्रलाइज हो जाता है। इससे पहले वाली में वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब है वो एक ही एस्पेक्ट या एक ही चीज के बारे में सोच पा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, कि एक सिचुएशन के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं या कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। When a child can focus on more than one aspect of a situation at the same time, they have the ability to decenter, यानी कि जब वो सिचुएशन के एक एस्पेक्ट को नहीं, कई सारे एस्पेक्ट्स को देख पाए, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइज मतलब कि किसी प्रॉब्लम की एक ही एस्पेक्ट को, एक ही चीज को देख पा रहे हो, लेकिन बच्चा जब उसके कई सारे एस्पेक्ट्स को, कई सारी चीजों को देख पाता है, तो यानी कि वो अब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए तैयार हो चुका है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। ये था थर्ड पॉइंट, मतलब ये थर्ड वो था। अब नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल एक लास्ट स्टेज होती है, इसके अंदर बच्चा लॉजिकल रीजनिंग देना शुरू कर देता है। इससे पहले बच्चा जो रीजनिंग दे रहा था ना, वो बहुत ही ट्रांसडक्टिव रीजनिंग थी, ऐसी कुछ फ्री रीजनिंग थी, मतलब ढंग की रीजनिंग नहीं थी, वेग आइडियाज थे उसके दिमाग में। लेकिन अब बच्चा इमेजिनेटिव सिचुएशंस को भी समझ लेता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, यानी कि जो चीज़ आपके सामने है उसके बजाय, वो जो चीज़ आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो बात कर सकता है। उसको कहते हैं हम क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में समझने लग जाता है। जो चीज़ उसके सामने है वो तो बात कर लेता है, लेकिन जो फिनोमेना, जो चीज़ उसके सामने नहीं है, वो उस पर भी बात कर सकता है, उसके बारे में भी सोच सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अगर किसी भी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई विसंगति है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी समझ लेता है, और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है कि हमारा जो संसार है उसका निर्माण ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, कुछ भी अपने हिसाब से थ्योरी बनाने लग जाता है, क्योंकि उसमें थ्योरी को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये पियाजे के 4 स्टेजेस थे, ठीक है। इसके बाद ये कुछ फोटोज और हैं यहाँ पे, और इसमें बस यही है कि किस स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है, तो बर्थ से 2 ईयर्स तक होगी, अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को अपने सेंसेस और अपने एक्शन से, जो भी हाव भाव, जो भी सेंसेस करता है उससे समझता है। प्री ऑपरेशन में 2 से 7 साल का होता है, अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है, उससे बात करके चीज़ों को समझने लगता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 ईयर्स, अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को लॉजिकल थिंकिंग से, और इसमें सेंस जो उनमें क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन अचीव हो जाता है, डिसेंटर करने की चीज़ें आ जाती हैं, नंबर्स में काउंट कर सकता है खुद भी बहुत सारी चीज़ों को। और फॉर्मल ऑपरेशन अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग, यानी कि वो साइंटिफिक रीजनिंग देना, थोड़ा सा थ्योरी जितनी भी तरह की होती है उनको समझने लग जाता है, ठीक है। और ये वाला फोटो, इसमें क्या है, लास्ट में एक इवैल्यूएशन दे रखा है यहाँ पे कि पियाजे का जो कॉग्निशन, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, वो क्यों बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी हमको, मतलब बच्चों को नहीं, मतलब हमको, टीचर्स को क्यों पता होना चाहिए, इसलिए पता होना चाहिए सो दैट हम उनको उनके एज के अकॉर्डिंग उनको स्टिमुलस दें। स्टिमुलस मतलब उनको अलग अलग चीज़ें बताएं, मतलब जैसे डॉग है, कैट है, बर्ड्स हैं, उन सब के बारे में, मतलब उनके सेंसेस को और ज़्यादा बड़ा करें, सो दैट वो देख करके बहुत सारी चीज़ें समझ पाए, जितना हो सके उतना स्टिमुलस दें। दूसरा, अर्ली एज में पेरेंट्स से उनको लव एंड वॉमिट मिले, यानी कि बहुत मतलब
अच्छे से रिस्पेक्टफुली आप बच्चों से भी बात करें, लव मिले, वार्मथ दें, केयर करें। तो यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसलिए पता होना चाहिए, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसलिए पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने सेंसेस होंगे दिमाग का विकास उतना ज़्यादा होगा, और जितना बच्चों को अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा वो उतना ज़्यादा विकास करेंगे। तो ये था पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। ठीक है, ये सब कुछ लिखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि पियाजे के जो स्टेजेस हैं आप उनके बारे में बताओ, उनके बारे में लिखो। पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई हैं उनको आप एक्सप्लेन करो। सिंपल क्वेश्चन आएगा। या फिर पियाजे किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन से विकास के बारे में बात करते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। एंड सेकेंडली उनके जो स्टेजेस हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।